सभी ऋषि, महर्षि, गुरु सबका धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो लास्ट क्लास के बारे में लोग बताएंगे क्या था। लास्ट क्लास में आपने क्या किया था? लाइम डिजीज के बारे में, डिएटिक के काटने से कैसे वो पित्त बढ़ जाता है, और ये किया था सर हमने। अच्छा, लाइम डिजीज था। लाइम डिजीज का मतलब हुआ कि हम लीवर पढ़ रहे थे। सर लीवर स्प्लीन का। क्योंकि लाइम डिजीज होना लीवर का ही ये सर, उसमें ये सर लीवर का ये बड़ा रोल है। वीकर की वजह से। पित्त बढ़ने से होती है वो। तो चलिए, आज जी भक्ता जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं गुरु को याद करते हुए। आज हम जानते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मीन्स हृदयावरण, हृदय का आवरण। पेरिकार्डियम क्या होता है, चलो बताएंगे आपको, है ना। उसमें पेरिकार्डियम की जो पल्स रेट आपको मिलेगी, वो मिलेगी अंडर द रिंग फिंगर ऑन राइट साइड, और सुपरफिशियल लेवल पर ये मिलती है। नोट कर लिया आपने, पेरिकार्डियम रिंग फिंगर के नीचे राइट साइड, राइट हैंड पर सुपरफिशियल लेवल पर मिलती है। क्या होता है पेरिकार्डियम? हृदय के चारों ओर एक झिल्लीदार संरचना है।
हृदय के चारों ओर, जिसे हृदयधार कला भी कहते हैं, हृदयधार कला। ये दो प्रकार की होती है पेरिकार्डियम, पार्शियल पेरिकार्डियम और विश विस्कर्ल। एक बार फिर बोलिए ना सर। हाँ जी, एक बार फिर बोलिए ना सर। हाँ। दो प्रकार की होती जी। है ना? तो एक तो आपका ये क्या बोलते हैं उसे, पार्शियल और एक हम्म, हाँ, मतलब पार्शियल एक एपिकार्डियम बोलते हैं हम। विश एपिकार्डियम एक तो आपका हो गया पार्शियल, और एक एपिकार्डियम, या फिर हम उसको विसरेल भी बोलते हैं, VISCERL, विसरेल। ठीक है। अब ये जो पार्शियल पेरिकार्डियम है, ये जो बाहर की परत है उसे बोलते हैं। ये बहुत मजबूत और फाइबर्स होती है, पार्शियल पेरिकार्डियम हृदय को एक जगह पे स्थिर रखती है। सर मेरा ये आवाज नहीं आ रहा, इसमें जस्ट लीव करके वापस से ज्वाइन करती हूँ मैं, क्योंकि अभी निकलूंगी ओके, तो मेरे ईयरफोन में सुन के जाऊंगी ना। ठीक है। अभी सुनाई दे रहा था। ओके, तो जो
पेरिटल पेरिकार्डियम है, ये आपको मैंने बताया कि बाहरी परत होती है ना, और हृदय को स्थिर रखने का ये काम करती है। फाइबर्स होती है। दूसरा, ये हृदय से चिपकी हुई नहीं रहती है, हार्ट से थोड़ा सा मतलब अलग रहती है ये। ठीक है, हृदय को ढकने का ये काम करती है। और ये मतलब वो भाग है जो छाती की जो अंदर की जो दीवार है ना, जिसे हम बोलते हैं स्टर्नम, रिब्स और डायफ्राम, उससे जुड़ा हुआ रहता है ये। पार्शियल पेरिकार्डियम स्टर्नम और डायफ्राम से जुड़ा रहता है। ठीक है, पेरिकार्डियम में भी क्या बोलते हैं आपकी वो 4 परतें होती हैं। अकेले पेरिकार्डियम में भी 4 परतें होती हैं इसमें। फाइब्रस पेरिकार्डियम मतलब जो सबसे बाहर की मोटी और मजबूत परत होती है, यह हृदय को ज़्यादा फैलने से रोकती है। पार्शियल पेरिकार्डियम, ये जो मतलब क्या बोलते हैं, जो फाइब्रस जो पेरिकार्डियम है, उसके अंदर की चिकनी परत है। पार्शियल कैविटी, कैविटी मतलब इसमें 15 से 50 ml लिक्विड रहता है। पार्शियल पार्शियल फ्लूइड बोलते हैं उसको, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इसी में एक फ्लूइड रहता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, कैविटी। ठीक है, फिर एक एपिकार्डियम मतलब जो ये हृदय से चिपकी हुई परत है अगली, है ना। तो इसका काम क्या है? इसका काम है हार्ट को स्थिर रखना, मतलब कि ज्यादा हिलने से बचाना। और हार्ट का जो फैलता है हार्ट, तो उसका डायलेशन को कंट्रोल करना। और ये फ्लूइड किस काम के आता है? ये फ्लूइड आता है कि पेरिकार्डियल जो फ्लूइड है, हार्ट के घर्षण को कम करे। और ये क्या काम करती है? और ये करती है कि हार्ट में जो बैक्टीरिया, वायरस सांस के थ्रू चले गए, वो हार्ट तक ना पहुंचे, यानी कि इन्फेक्शन वगैरह ना हो। ठीक है, हार्ट के संरचना पर, उसके बनावट पे कोई इफेक्ट ना आए, तो उसका काम यह करती है। अब इसमें यदि पार्शियल पेरिकार्डियम में कोई समस्या हो गई, तो कैसे पता चलेगा आपको कि पार्शियल पेरिकार्डियम में समस्या हुई है? जब पार्शियल पेरिकार्डियम में जब दर्द समस्या आती है, तो पहली चीज इसमें दर्द होता है। तो दर्द जो होगा ना, वो तेज और बहुत चुभने वाला सीने में दर्द होगा, कि बहुत चुभ रहा है एकदम और बहुत तेज। और इसका दर्द शोल्डर, नेक तक जाएगा। यानी कि यदि उधर दर्द है, मतलब
खांसने में दर्द हो, सांस लेने में दर्द हो, ठीक है, तो समझ लो पार्शियल पेरिकार्डियम का दर्द है। इसमें पेन क्यों होता है ऐसा? इसमें पेन इसलिए होता है कि पार्शियल पेरिकार्डियम में जो फेरेनिक नर्व है, फेरेनिक नर्व कौन सी? C3 से C5 की, उसकी सप्लाई होती है। जो पार्शियल पेरिकार्डियम में जो नर्व सप्लाई देती है उसको फेरेनिक नर्व बोलते हैं, और वह C3 C5 से निकलती है, तो उधर से सप्लाई होती है ना? तो इसलिए इसका रेफर्ड पेन मतलब यानी कि उसकी पे कुछ भी इफेक्ट आएगा तो उससे जुड़ी हुई चीजों में भी इफेक्ट आएगा, तो इसलिए इसका दर्द कंधा और गर्दन में जाता है। पार्शियल पेरिकार्डियम और विस्कल के बीच जो लिक्विड है, मतलब ज्यादा सांस फूलना, उसमें कोई दिक्कत आ गई, उसके अंदर मान लो जो इनमें दोनों के अंदर जो पार्शियल और विस्कल जो लेयर है उनमें इनके बीच में पानी भर गया या कुछ भी हो गया, तो क्या होगा? सांस फूलेगी, सांस चढ़नी शुरू हो जाएंगी, बीपी डाउन आ जाएगा, ठीक है, कार्डियक उसको है ना, टेम्पोनेड आ जाएगा, कार्डियक टेम्पोनेड होगा। यदि हम क्लिनिकल पॉइंट्स की बात करें, सर कार्डियक टेम्पोनेंट का क्या मीनिंग होता है? आपने कार्डियक टेम्पोनेड नहीं पढ़ा? आपको ये तो हार्ट जब कराते हैं। सब भूल गए। अच्छा, कार्डियक टेम्पोनेट का मतलब होता है कि एकदम जीवन जाने वाली स्थिति, आपातकालीन स्थिति। मतलब हार्ट में इतना अचानक से इतना लिक्विड भर जाए कि हार्ट दब जाए, कि डिस्टॉल ही नहीं कर पा रहा हार्ट। उसमें क्या होता है कि आपका जो राइट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, ये दबे होते हैं, उसमें एकदम दब जाते हैं ना, तो उसमें कार्डियक आउटपुट बिल्कुल जीरो, वेनस रेक्टा वो रिटर्न जीरो, ब्लड प्रेशर बिल्कुल एकदम डाउन, मतलब हार्ट का डिस्टॉल ना करना। इसमें क्या हो जाएगा? सीने में भारीपन आएगा, धड़कन तेज हो जाएगी, चक्कर आएंगे, बेहोशी हो जाएगी, गर्दन की नसें फूल जाती हैं, है ना, हार्ट साउंड करने लग जाता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ईसीजी में वोल्टेज लो होती है, और एक्सरे यदि कराएंगे तो वाटर, मतलब ये हार्ट जो है ना एक प्रकार से वाटर बॉटल बना होता है, ऐसा आप कर सकते हो, यानी कि क्रॉनिक स्थिति होती है। और राइट वेंट्रिकल जो है वो, उसका डिस्टोलिक कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, जैसे ऐसी स्थिति हो जाती है जैसे गुब्बारे में
मतलब गुब्बारा हो और गुब्बारे को किसी डब्बे में या बर्तन में भर के उसमें डाल के और उसमें पानी भर दें हम। भाई मान लो गुब्बारे को हमने गिलास में डाल लिया और अब उसमें हम क्या कर दें, पानी भर दें, तो वो फैल पाएगा क्या गिलास से बाहर? नहीं फैलेगा ना, वो दब गया क्योंकि उसके बाहर जो हार्ड चीज है उसने दबा लिया। तो ऐसा ही जो हार्ड टेम्पोनेड होता है उसमें होता है, क्योंकि जो बाहर उसके बाहर जो है ना चारों ओर लिक्विड भर गया और अब उसका करना तो था, उसने मतलब धड़कना था, लेकिन वह हार्ड होने की वजह से नहीं धड़क पाता है। तो ऐसी स्थिति को कार्डियक टेम्पोनेट बोलते हैं। क्लियर? जी सर। इसमें ईसीजी जब कराते हैं तो एसटी एलिवेशन होता है, डिफ्यूज एसटी एलिवेशन ईसीजी में। इको कराएंगे तो फ्लूइड कलेक्शन होता है इसमें, ठीक है। और यदि हम उसमें आवाज सुनेंगे तो आवाज खुरदरी और रगड़ के जैसी आएगी। स्टेथोस्कोप से आवाज सुनेंगे ना, तो ठीक है। मतलब यदि ईसीजी में एसटी एलिवेशन आ रहा है, डिफ्यूज एसटी एलिवेशन, तो यानी कि यहाँ दिक्कत है। इसमें आयुर्वेदा की उससे बात करें तो व्यान वायु गड़बड़ है। व्यान वायु, हृदय की व्यान वायु का मतलब है कि पूरे शरीर को चलाना, लेकिन हृदय की व्यान वायु विकृत है, हृदय गति असंतुलन है। रक्त पित्त का प्रकोप है, इससे सूजन आ गई है ना, जलन हो गई। यदि हम न्यूरोथेरेपी में बात करें तो थोरैसिक स्पाइन, कार्डियक रिफ्लेक्स जोन, ठीक है, और डायफ्राग जो क्या बोलते हैं, डायफ्रैगमेटिक जो बैलेंस है, डायफ्राग है ना, डायफ्राम, तो उसको डायफ्रैगमेटिक बैलेंस बोलते हैं। तो उसमें गड़बड़ है। जैसे मोबाइल का कवर होता है ना हमारे, मोबाइल का कवर नहीं होता, तो जिस प्रकार से मोबाइल का हार्ड कवर है मोबाइल को बाहर से सुरक्षा देता है, उसी प्रकार से पार्शियल पेरिकार्डियम हार्ट का कवर है। ओके, पार्शियल पेरिकार्डियम हार्ट का
दूसरी थी एपिकार्डियम, है ना? एपिकार्डियम, इनकी विशाल पेरिकार्डियम। ये एक पतली, कोमल, चिकनी, झिल्लीदार है, लेयर है। यह हृदय की सतह से चिपकी रहती है। हार्ट की जो ऊपर की जो लेयर है, उससे यह चिपकी रहती है। सर 2 सेकंड में लिफ्ट में जा रही हूँ, 2 मिनट के लिए मेरा नेटवर्क जाएगा। 1 सेकंड, लिफ्ट में 2 मिनट। यह हृदय के साथ धड़कती है और चलती है। हाँ जी, आगे करें। समझ गया। ओके, तो ये इसे एपिकार्डियम कहा जाता है। ये हार्ट के साथ धड़कती है, चिपकती है, वो धड़कती है। ठीक है, मतलब कि हार्ट के साथ ही ये चलती है। इसकी लोकेशन की बात करें तो जो पार्शियल पेरिकार्डियम के ठीक अंदर ये होती है, मतलब हार्ट की बाहरी लेयर। जो कोरोनरी आर्टरीज हैं और जो वेन्स होती हैं, वो इसी के अंदर होती हैं। विस्कल पेरिकार्डियम के अंदर ही कोरोनरी आर्टरीज और वेन्स होती हैं, इसी परत के अंदर। ठीक उस प्रकार से समझो जैसे मोबाइल हमने लेमिनेशन करा के और बाहर कवर डाल लिया, तो बाहर कवर है वो आपका पार्शियल पेरिकार्डियम है, और जो लेमिनेशन है वो एपिकार्डियम है, विस्कल पेरिकार्डियम है। ठीक है, इसकी जो बनावट होती है वो क्या होती है? सीरस मेम्ब्रेन, सिंपल सिक्वेमस एपिथेलियम होता है उसमें। ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, है ना? और इसमें जो कोरोनरी वेसल्स, लिम्फेटिक और जो ऑटोनॉमिक नर्व होती हैं वो इसके अंदर ही होती हैं। इसका जो काम है वो क्या है? हार्ट को, हार्ट की जो लेयर है उसको चिकना रखना, ताकि धड़कन के समय घर्षण कम हो। और जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनमें उनकी सुरक्षा करना, और हार्ट को मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाना। अब यदि विस्कल पेरिकार्डियम में समस्या हुई तो कैसे पहचानेंगे हम? एपिकार्डियम में सूजन आएगी, पार्शियल परत से रगड़ जब होगी तो उसमें दर्द होगा, लेकिन उस दर्द के लक्षण क्या होंगे? सीने में दर्द होगा, धड़कन तेज हो जाएगी। विस्कल पेरिकार्डियम में जब उसमें रगड़ के कारण दर्द होगा तो सीने में दर्द तेज होगा, गहरा होगा, लेकिन धड़कन तेज होगी, उसके साथ थकान और कमजोरी आएगी। कभी-कभी हल्का बुखार भी आएगा।
विस्कल हमें ये चीज़ ध्यान रखने की है कि विस्कल परत स्वयं पेन सेंसिटिव नहीं, उसका जो परत जो विस्कल जो है एपिकार्डियम की जो लेयर है, इसका पेन सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है? यानी कि यदि पेन है, चेस्ट में दर्द है और सेंसिटिव नहीं है, तो विस्कर लेयर में कुछ ना कुछ मतलब फ़ॉल्ट है, धड़कन तेज़ है, थकान, कमज़ोरी, कभी-कभी बुखार वग़ैरह ऐसा है। और पेरिकार्डियल एफ्यूजन्स मतलब जो विस्कल और पेरिकार्डियल के बीच का जो लिक्विड है, उसको पेरिकार्डियल एफ्यूजन्स बोलते हैं, है ना? और क्या बोलते हैं, कार्डियक टेम्पोनेड्स मैंने बताया था टेम्पोनेड कि ज़्यादा मात्रा में लिक्विड का भर जाना, तो उससे क्या होगा, साँस फूलेगा, बीपी गिरेगा, है ना? और जो गर्दन की नसें हैं, वो फूल जाती हैं। क्लिनिकल में मायोकार्डियटाइटिस मायोकार्डिटिस और पेरिकार्डिटिस, इन दोनों में फ़र्क मतलब आपको महसूस हो जाएगा। यदि हम क्लिनिकल इसमें देखेंगे ना, तो उसमें एक में मायोकार्डिटिस होता है और इसमें जो पहले वाली हमने पढ़ी थी, उसमें पेरिकार्डिटिस होता है। हार्ट की जब सर्जरी होती है ना, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट लेयर उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लेयर है हार्ट की सर्जरी के लिए। यदि हम उसमें बात करें आयुर्वेदा में, तो प्राण और व्यान दोनों वायु गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ आती है, तो प्राण और वायु दोनों बात में गड़बड़ है। न्यूरोथेरेपी में डायफ्राम का बैलेंस, अपर थोरेसिक रेगुलेशन, कार्डियक रिफ्लेक्स जोन में गड़बड़ है। और मैंने उदाहरण आपको बताया था, या फिर और भी हम देखें, मान लो जैसे कोई मशीन है और उस मशीन के ऊपर तेल की एक परत लगा देते हैं हम, या फिर कुछ-कुछ में ऊपर जो लेमिनेशन कर देते हैं उसके ऊपर मशीन पर या उस पे, है ना? चिकनी परत का। तो उससे क्या होता है, जब वो चलती है तो उसमें घर्षण कम होता है। तो ऐसे ही विस्कल पेरिकार्डियम है, वो हार्ट से चिपकी रहती है और वो जो जब चलता है तो उसमें घर्षण कम होता है। इन दोनों के बीच में अवलंबक कफ होता है। अवलंबक कफ। अवलंबक कफ का काम क्या है? पेरिकार्डियम को सपोर्ट देना, ठीक है? मायोकार्डियम तो मतलब और एंडोकार्डियम, ये दोनों भी आपके हृदय धरा कला है। हृदय धरा कला अभी हमने बताया था ना आपको कि हृदय आवरण है। अवलंबक कफ आपके फेफड़े, ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस, ठीक है? और जो फेफड़ों की संरचना है, उनको सपोर्ट करते हैं। अवलंबक कफ, फेफड़े, है ना? ब्रोंकस, ब्रोंकियोलस। फेफड़ों में
हमारे लंग्स में एक लेयर होती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो हम जो श्वास लेते हैं, जो गैस अंदर जाती है, उसमें से जो ऑक्सीजन का अलग जो करना, छानना, गैसों को छानने का जो काम होता है, वो एल्वियोलाई का होता है, जो हम दिन-रात श्वास लेते रहते हैं और उसको छानती रहती है एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई यदि अवलंबक कफ ना हो, तो एल्वियोलाई बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। यानी कि एल्वियोलाई के लिए अवलंबक कफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि फेफड़ों में जो अवलंबक कफ है, वह ना हो, तो फेफड़े सूख जाएँगे। तो फेफड़ों को सूखने से बचाता है। एल्वियोलाई दिन-रात का काम करती है, तो इसलिए वहाँ पे नमी की ज़रूरत होती है। उसको सहारा चाहिए, तो अवलंबक कफ काम करता है। अवलंबक कफ रस धातु, रक्त धातु में प्रवेश करता है। अपनी ऊर्जा के प्रवाह से वो गर्दन, भुजाएँ, सैक्रम तक जाता है। और सभी जो हमारे कफ तंत्र हैं, जितने भी जहाँ-जहाँ कफ होता है, उन सबको सपोर्ट करता है। ठीक है। दूसरा होता है क्लेदक कफ। क्लेदक कफ केवल रस धातु में रहता है। केवल रस धातु में क्लेदक कफ रहता है। जबकि अवलंबक कफ सभी कफ प्रणालियों को सहारा देता है। यानी कि 5 प्रकार का कफ है और जहाँ-जहाँ कफ होना चाहिए, कफ मीन्स जहाँ-जहाँ पे चिकनाई होनी चाहिए, जहाँ-जहाँ पे सपोर्ट की ज़रूरत है, उन हर एक जगह पे अवलंबक कफ है। तो हमने एक जब पीछे क्लास में एक जाना था कि 4 चीज़ें हमारी होनी चाहिए, जो हार्ट पूरे बॉडी को चलाने के लिए। तो उनमें एक अवलंबक कफ भी था। तो आज आप शायद आपको ये समझ आया होगा कि अवलंबक कफ क्यों था? क्या काम था उसका? पेरिकार्डियम और हृदय धरा कला, 2 चीज़ें हमने देखी। पेरिकार्डियम, देखो पेरिकार्डियम हार्ट के साथ क्या करता है? कंटिन्यू गति करता है और इस गति में जो हृदय धरा कला है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, एक विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है। और यही विद्युत ऊर्जा ईसीजी में शो होती है। और ये होती क्यों है? विद्युत, यह जो हमारी जो भी ब्लड वेसल्स हैं, उनकी म्यूकस झिल्ली के माध्यम से पूरे शरीर में संचरित होती है ये विद्युत ऊर्जा। हृदय धरा कला के जो है एक इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करती है और यह इलेक्ट्रिसिटी ब्लड वेसल्स की एक म्यूकस लेयर होती है हर एक ब्लड वेसल्स में, उस म्यूकस लेयर के थ्रू पूरे बॉडी में जाती है। ठीक इस प्रकार से जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं, उनके चारों ओर भी क्या होती है? झिल्लीदार संरचना होती है।
तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर, जो विद्युत उत्पन्न करती है, ठीक है, और वह त्वचा के नीचे संचरित होती है, ये ऊर्जा। मतलब यदि हम ऐसा देखें कि विचार, हृदय और विद्युत, तो हर एक विचार एक विद्युत आवेग है, हर एक धड़कन एक विद्युत आवेग है, और पेरिकार्डियम, हार्ट की मांसपेशियां जो हैं, पेरिकार्डियम और हार्ट की मांसपेशियां, ये दोनों मिलकर के एक शक्तिशाली विद्युत जनरेटर बनाते हैं। यानी कि हार्ट की मांसपेशियां और पेरिकार्डियम एक जनरेटर है, ठीक है, और वो जनरेटर जब चलेगा तो विद्युत आवेग पैदा होगा। विद्युत आवेग का मतलब कि जो हम सोच रहे हैं, विचार, वह एक विद्युत आवेग है, सेंसेशन है ना, और जो हार्ट धड़क रहा है वह एक विद्युत आवेग है। और यह विद्युत ऊर्जा ओजस, हमने पढ़ा ना, ओज, ओज तेज, ओज के द्वारा संरक्षित रहती है, ओजस के द्वारा। ठीक है, अब ओजस और ऊर्जा और यौन क्रिया, यौन क्रिया के समय बहुत ज्यादा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसमें हृदय बहुत तेज गति से चलता है, हार्ट। और जब ऑर्गेजम का समय होता है, उस समय जो ऊर्जा शरीर में से लिक्विड की फॉर्म में बाहर जाती है, और ये जो लिक्विड की फॉर्म में जो बाहर जाती है, मेल हो या फीमेल हो, वो हार्ट की पेरिकार्डियम की रक्षा के लिए होता है। जो शुक्र धातु होती है, स्पर्म होता है, ठीक है, वह हार्ट की पेरिकार्डियम की लेयर के लिए, लेयर की सुरक्षा के लिए होता है। इसलिए जो व्यक्ति अधिक मतलब सेक्सुअल लाइफ जीते हैं, उनका हार्ट कमजोर होता है। तो हमें अधिक सेक्सुअल लाइफ से बचना चाहिए, और वह बहुत आवश्यक है। यदि आप अधिक सेक्सुअल लाइफ मतलब उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसका हार्ट बहुत कमजोर मिलेगा आपको। जो ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचर्य, ऐसा बोलते हैं ना कि विद्यार्थी को ब्रह्मचारी होना चाहिए, उससे बुद्धि तेज होती है। ऐसा क्यों होता है? वो साइंटिफिक है, वो ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसकी एक साइंस है उसके पीछे। और वह साइंस क्या है कि जो ब्रह्मचर्य होता है, यानी कि जो स्पर्म हमने जो रोका, अब वह स्पर्म हमारी विद्युत ऊर्जा है, यानी कि हार्ट की सिक्योरिटी के लिए है, उससे विद्युत ऊर्जा जनरेट होगी। और वह विद्युत जो ब्रह्मचर्य है, वह विद्युत ऊर्जा को बुद्धि में परिवर्तित कर देता है, इंटेलिजेंस में परिवर्तित कर देता है। ब्रह्मचर्य मतलब जो विद्युत ऊर्जा जनरेट हुई, ठीक है, उसको इंटेलिजेंस में परिवर्तित कर देगा, और वही बुद्धि का ओरा बनती है। और जब हम मतलब
संभोग जब कोई भी करता है तो उसके बाद वह ऑरा कमजोर और विकृत दिखाई देता है। इसीलिए जो व्यक्ति अधिक सेक्सुअल लाइफ जीता है उसके फेस पर आप देखेंगे तो ओज कम होता है। और जो ऋषि महर्षि लोग हैं जिनको ऑरा देखना आता है वह तुरंत से बता देते हैं कि ये व्यक्ति काम वासना में ज्यादा लिप्त रहता है, क्योंकि उस संभोग से उसका ऑरा कमजोर हो जाता है और उसकी हार्ट की धड़कन अलग मिलेगी। आप थोड़ा सा अभ्यास जब करेंगे तो आप केवल नाड़ी देख करके बता सकेंगे कि यह व्यक्ति कामुक है या कैसा है। इसमें तंत्र के बारे में भी कुछ लोग बताते हैं कि मतलब तंत्र तंत्र मतलब कि ध्यान, ऐसा बोलते हैं ना। ध्यान एक प्रकार से संभोग है, बट स्खलन रहित संभोग है। वहां पर स्खलन नहीं होता, स्पम बाहर नहीं जाता। स्खलन रहित संभोग का मतलब ये हुआ कि आपको केवल शारीरिक सुख नहीं बल्कि यौन ऊर्जा को संचित रखना है। तंत्र में आपको शारीरिक सुख नहीं, जो यौन ऊर्जा है उसको संचित करना है। हम जनरली यौन ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, वो निकल जाती है, लेकिन तांत्रिक या फिर योगिक दृष्टि से हम देखें तो उसी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जाना है, ऊपर की ओर रूपांतरित करना है, बुद्धि की ओर, हार्ट की ओर लेके जाना है। तो उसी को बोलते हैं स्खलन रहित संभोग। यौगिक अनुशासन में ऐसा किया भी जाता है। यौगिक अनुशासन का मतलब है कि श्वास प्रश्वास का नियंत्रण, मन का संयम, इंद्रियों पर नियंत्रित होना, नियमित साधना। और इन चार चीजों से कि श्वास प्रश्वास का आपका नियंत्रण हो जाए, मन पर कंट्रोल हो जाए, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाए और नियमित साधना हो जाए, इसी के माध्यम से यौन ऊर्जा, काम शक्ति, ओज, तेज, मेधा, बुद्धि में बदल, ये जो है आपके यौन ऊर्जा वो है ओज और तेज और उच्च बुद्धि में बदल जाती है। और जब हम नाड़ी सीखते हैं तो नाड़ी में चारों चीजें आती हैं। श्वास प्रश्वास का नियंत्रण, मैंने आपको बताया कि आपको केवल ब्रीदिंग का ऊपर वो करना है, आपका ध्यान देना है। तो उसमें आपका श्वास अंदर गया, पर श्वास बाहर आया, सो हम उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है। और जब आप उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं तो आपके मन को, मैंने दूसरा बताया था कि जब भी नाड़ी चेक करते हैं तो मन शांत हो, दिमाग शांत हो, यानी कि मन का संयम रखना है। और जब हम टच करके देखते हैं उंगलियों से, शायद आपको ना समझ आया हो, लेकिन जब हम उसकी सेंसेशन को चेक करते हैं तो उस सेंसेशन से हमारा जो स्पर्श है, मन, जो इंद्रियों का नियंत्रण है वो आता है। क्योंकि आप जब टच करेंगे तो ना आप सुनेंगे, ना आप स्वाद का एहसास करेंगे, ना आप देखेंगे, आंख बंद करके करेंगे, ठीक है। तो केवल स्पर्श और उसको महसूस करेंगे, तो जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का वह नियंत्रण होगा। और मैंने आपको बताया कि कंटिन्यू रेगुलर इसके अभ्यास करना है, रेगुलर अभ्यास करना है, तो यानी कि नियमित साधना करना है। तो यह यौगिक अनुशासन नाड़ी विज्ञान में भी आता है, इसीलिए बोलते हैं कि मेडिटेशन करना है।
नाड़ी विज्ञान एक स्खलन रहित संभोग है। तो कोई एरी गैरी नत्थू खैरी चीज नहीं है नाड़ी विज्ञान। इसीलिए हर कोई नहीं सीख पाता, हर किसी के लिए नहीं है। एक उदाहरण से मान लो, हम जैसे बिजली का बल्ब है ना, जो बिजली है उसका रूपांतरण कैसे होता है? बिजली सीधे तार में जाए, बिजली सीधे तार में जाए तो क्या होगा? केवल बल्ब जलेगा। लेकिन यदि वही बल्ब वही बिजली मान लो ट्रांसफार्मर से गुजरे, तो फिर क्या कर सकते हैं हम? फिर तो बड़े बड़े उपकरण, मशीनें, कंप्यूटर वगैरह चला सकते हैं। समझे? मान लो जैसे एक तार है और तार में से बिजली जा रही है और उससे केवल बल्ब कनेक्ट है, तो यानी कि आपका बल्ब ही जलेगा। लेकिन वही बिजली ट्रांसफार्मर में से होके जाए तो आप घर की सारे उपकरण, फैक्ट्री, मशीना, कंप्यूटर वगैरह सब चला सकते हो। उदाहरण समझ में आया? नहीं आया? जो यौन ऊर्जा यदि सीधे निकल जाए केवल क्षणिक सुख के लिए, तो उससे केवल आपको क्षणिक सुख मिलेगा। लेकिन वही यदि संयमित होकर के ऊपर की ओर जाए तो उससे आपको बुद्धि, स्मरण शक्ति, चेतना सब चीजें मिलेंगी। एक और उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे पानी और भाप। पानी क्या होता है? नीचे बहता है। लेकिन यदि पानी को गर्म किया जाए तो क्या होगा? भाप बन करके ऊपर उठता है वो। तो उसी प्रकार काम ऊर्जा सामान्यतः क्या होती है? नीचे जाती है। लेकिन यौगिक कंट्रोल किया जाए तो वह ऊपर उठ सकती है। तो ठीक, मतलब पानी का बहने का गुण जो क्या है? नीचे की ओर बहने का है। तो काम ऊर्जा नीचे की ओर बहती है सामान्यतः। लेकिन यदि उसे हम यौगिक कंट्रोल करें, यानी कि हम जो अभी हमने जो बात करी थी कि श्वास प्रश्वास का कंट्रोल, मन का संयम, इंद्रियों का कंट्रोल और नियमित साधना यदि हम करें तो उससे क्या होगा कि जो हमारी जो काम वासना है वो ऊपर की ओर उठेगी और वो बुद्धि, स्मरण शक्ति, चेतना को बढ़ाएगी। हम जिस उच्च बुद्धि की बात कर रहे हैं उस मतलब उच्च बुद्धि में बदलने का अर्थ क्या हुआ? कि काम वासना को उच्च बुद्धि में बदलना, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ स्पष्ट है। स्पष्ट सोच, तीव्र स्मरण शक्ति, भावनात्मक संतुलन, गहरी एकाग्रता, आध्यात्मिक जागरूकता। इसी कारण हमारे जो प्राचीन योगी होते थे ना, वह योगी, आपने देखा होगा बहुत बार टीवियों में या बहुत बार आपने सुना होगा कि फलाना व्यक्ति, फलाना योगी कम भोजन करता है, कम नींद लेता है और उसकी चेतना ऊंची होती है। वो इसी वजह से होती है। वह कम भोजन ले रहे, कम नींद ले रहे, ऊंची चेतना है। इसका मतलब कि उसने अपनी काम वासना को उच्च बुद्धि में बदल लिया है। और ये इसे एक बोलते हैं तंत्र अभ्यास, या हम बोल सकते हैं मेडिटेशन। और ये बिना गुरु के करना, ऐसा बोला जाता है, रिस्की होता है। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा से जुड़ा हुआ अभ्यास है। ऊर्जा गलत दिशा में गई तो मानसिक संतुलन, शारीरिक कमजोरी, भ्रम, भय, निद्रा, यौन विकार आ सकते हैं।
ठीक उस प्रकार से मान लो, वो बिना हमने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और हम एक हाई वोल्टेज मशीन चलाना सीखें, तो क्या होगा? दुर्घटना तय है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, गुरु बिना तंत्र न साध्यते, कि गुरु के बिना तंत्र को नहीं नहीं साधना चाहिए या नहीं साधा जा सकता। ठीक है, तो ये इसमें और भी बहुत सारे इफेक्ट आता है पेरिकार्डियम में, भोजन का, पित्त का, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे कि भोजन से क्या इफेक्ट आएगा, वात होगा तो क्या इफेक्ट आएगा, पित्त होगा तो क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, सर तो आज हम, हाँ जी, सर हम लोग तो ट्रैवल में रहेंगे तो नेट का प्रॉब्लम रहेगा, तो कैसा मैनेज होगा सर? कब कब रहेंगे आप ट्रेवल में? आज 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 रात को तो हम लोग वहां से चलेंगे ना, हम लोग गोरखपुर से आएंगे, तो ट्रैवल में रहेंगे तो नेट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो कैसा मैनेज होगा सर?